हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है। हमें यहां पर गलत ढूंढना है, तो कौन सा सही नहीं है। तो किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाती हैं। दिए गए बिंदु पर क्षेत्र रेखाओं की स्पर्शा उस बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो तीसरा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होती है, चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण उतना ही अधिक होता है। तो बच्चों यहां हमको गलत ढूंढना है, यहां हमको गलत ढूंढना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत लूप बनाती हैं, सही बात, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, दिए गए बिंदु पर क्षेत्र रेखा की स्पर्शजा, दिए गए बिंदु पर क्षेत्र रेखा की स्पर्शजा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। हमने पढ़ रखा है कि हम जो टेंजेंट डालते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाते हैं। अगला है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होती है। तो देखो बच्चों, यहां जितनी रेखाएं होती, जितनी ज्यादा रेखाएं होगी क्षेत्र उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक है भाई, और जितनी कम होगी क्षेत्र उतना ही दुर्बल होगा। तो ये बात भी सही है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण उतना ही अधिक होता है। तो गलत कौन सी है, तीन तो सही हो गई, तो चौथी निश्चित तौर पे गलत होगी। तो क्या लिखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निश्चित स्थितियों में एक दूसरे को काट सकती है, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेगी तो उनके कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि असंभव है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा चुंबकीय एकल ध्रुव के बारे में सही है। अब की बार क्या ढूंढना है बच्चों, सही ढूंढना है। चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व होता है, चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, चुंबकीय एकल ध्रुव संवेग का मान नियत रहता है, क्षेत्र से इसकी दूरी में वृद्धि के कारण एकल ध्रुव में संवेग बढ़ता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझिए कि यह है हमारे पास एक दंड चुंबक NS। अब इस NS के मैंने यहां से दो टुकड़े कर दिए। जब इसके मैं दो टुकड़े करता हूं तो एक टुकड़ा आया मेरा ये N और ये S। दूसरा टुकड़ा जैसे ही यहां से टुकड़ा करा तो ये वाला जो पोल है ये तो S बन गया, और इधर वाला पोल क्या बन जाएगा, N बन जाएगा। ऐसे ही आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाए, हर बार N और S दोनों ही पोल होंगे, यानी एक ध्रुव तो होता ही नहीं है, सिंपल सी बात। तो अस्तित्व होता है, ये तो बात खत्म हो गई। अब जब अस्तित्व ही नहीं है तो संवेग का मान नियत होता है या उसकी दूरी में वृद्धि के कारण एकल ध्रुव का संवेग बढ़ता है, तो ये बात तो सारी गलत होना तय है। अब चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, यही सही उत्तर है आपका ऑप्शन सेकेंड। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रही होगी आप लोगों को बात। अगले प्रश्न पर आते हैं। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो बच्चों धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की ओर। बच्चों आपकी किताब में जिस सीक्वेंस से टॉपिक दिए हैं मैंने ऑब्जेक्टिव उसी सीक्वेंस से बनाए हैं, और बिल्कुल गहराई से भी बनाए हैं और बोर्ड को ध्यान में रखते हुए भी बनाए हैं। तो इन प्रश्नों में से परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है, एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यह प्रश्न एमपी बोर्ड की 2023 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर हेनरी। प्यारे विद्यार्थियों जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है चालक में प्रवाहित धारा गुणित क्षेत्रफल। धारा के लिए विद्यार्थियों हम लोग एम्पियर प्रयोग करते हैं और क्षेत्रफल के लिए वर्ग मीटर, तो एम्पियर मीटर वर्ग इनका मात्रक हो गया। इसका विमीय सूत्र भी अगर हम देखना चाहें तो विद्यार्थियों एम्पियर के लिए ए यूज करते हैं, लंबाई के लिए हम एल यूज करते हैं, तो एम्पियर यानी AL स्क्वायर, यह इसका विमीय सूत्र हो गया। अगला प्रश्न,
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश है, अदिश है, प्रदिश है, न सदिश है, न अदिश है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चुंबक संबंधी गाउस का नियम। चुंबक संबंधी गाउस का नियम यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, साम्य अवस्था में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी -mb cos थीटा, शून्य या फिर अनंत। तो बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमने पढ़ा हुआ है, वो आता है -mb cos थीटा। अब इसमें तीन स्थितियां आप लोगों को याद रखनी है, जो कि मैंने उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए पर बन सकते हैं। तो देखो, यदि थीटा बराबर हमारे पास π/2 तो u बराबर होगा -mb cos π/2। cos π/2 का मान होता है विद्यार्थियों, जब ऐसी अवस्था हो कि हमारी कोई ऊर्जा ही नहीं लगे, तो हमारे लिए तो वो स्टैंडर्ड काम है। भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बिना ऊर्जा की पढ़ाई हो जाए तो कितना बढ़िया काम हो गया। तो ये याद रखने की टेक्निक हो गई कि भाई जहां ऊर्जा लगे ही नहीं उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन, मानक अवस्था। ओके विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, अगला केस है कि थीटा बराबर 0 डिग्री अगर हो तो u बराबर -mb cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां नेगेटिव एनर्जी लगती है, तो ये स्थायी अवस्था वाला मामला। और जब तीसरी घटना, जब आप थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दें तो -mb cos 180 डिग्री यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +mb। तो ये होगी आपकी अस्थायी अवस्था। प्यारे विद्यार्थियों, हमको दो तीन चीजें याद रखनी है। अगर दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उसे मानक अवस्था में कहा जाएगा। यदि चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है तो उसे स्थायी अवस्था में बोला जाएगा। यदि चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो उसे अस्थायी अवस्था में माना जाता है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, इनसे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा में बन सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रति एकांक आयतन में आयतन परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं। प्रति इकाई आयतन में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं। देखो बच्चा, चुंबकनशीलता कहते हैं, चुंबक कहते हैं, चुंबकन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, चुंबकीय आघूर्ण है m, तो प्रति एकांक आयतन में क्या हो जाएगा? परिणामी चुंबकीय आघूर्ण एकांक आयतन में। तो क्या कहते हैं इसको बच्चों? तो चुंबकन कहते हैं, इसको कहा जाता है चुंबकन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। चुंबकन m का मात्रक है। अभी मैंने चुंबकन का फार्मूला आपको बताया, m/v। m क्या है? तो m आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। आयतन का क्या होता है? तो आयतन का होता है मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसल, ये ऊपर आया तो एम्पियर मीटर इनवर्स, तो या फिर एम्पियर प्रति मीटर। तो ये रहा आपका एम्पियर प्रति मीटर। और विद्यार्थियों, विमेय सूत्र भी निकाल लेते हैं। एम्पियर के लिए और मीटर की जगह आ जाएगा L लंबाई का, तो AL इनवर्स। ये हो गया किसका? चुंबकन M का मात्रक। अगला प्रश्न, H का मात्रक है एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर। H का मात्रक वही होता है जो M का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न, सही संबंध है काई बराबर म्यू आर,
बी बराबर म्यू नॉट एच, बी बराबर म्यू एच और म्यू नॉट बराबर म्यू म्यू आर। तो बी बराबर विद्यार्थियों म्यू एच सही संबंध है। अगले प्रश्न, ए क्षेत्रफल वाले धारावाही लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें संबद्ध चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं आई ए, आई बाई ए बाई आई, या इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों मैंने जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो आपको सूत्र बताया वो मैंने बताया प्रवाहित धारा गुणित क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रवाहित धारा के लिए हम प्रयोग करेंगे यहां पर आई और क्षेत्रफल के लिए ए। तो सूत्र क्या हो गया आपका आई ए। अगले प्रश्न पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ताप पर निर्भर, बहुत अधिक। तो ये याद रखिएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न, यदि पदार्थ के प्रत्येक परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो तो वह पदार्थ होगा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों ऐसा पदार्थ है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसके प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, शून्य है। अतिचालकों में पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की परिघटना कहलाती है चुंबकीय प्रभाव, अतिचालकता, माइसनर प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो माइसनर प्रभाव कहलाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, पानी, सोडियम क्लोराइड या सोडियम एल्यूमिनियम। तो विद्यार्थियों इसके अंदर सोडियम एल्यूमिनियम सही नहीं है, बाकी सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही है। अतिचालक हैं अधिकांशतः अन्य स्थानिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, निम्न प्रतिरोधकता, उच्च ताप पर अनुचुंबकीय, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों अगर अतिचालकता को पहले बता दो, अगर किसी का ताप हम कम करें तो उसका प्रतिरोध भी क्या होते जाता है, घटते जाता है। ताप कम करने पर प्रतिरोध भी कम होते जाता है और एक स्थिति आते आते प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो चालकता क्या हो जाती है, उसकी अनंत हो जाती है, और इस स्थिति को ही अति चालकता की स्थिति कहते हैं। अब निम्न ताप पर ठंडा करने पर जो कुछ ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कि प्रतिचुंबकीय और अतिचालक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, तो अधिकांशतः अन्य स्थानिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न, किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है, ताप में कमी के साथ बढ़ जाती है, ताप में परिवर्तन के साथ नियत रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों टेम्परेचर का प्रतिचुंबकीय पदार्थों और कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ताप में परिवर्तन के साथ ये क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। लोह चुंबकीय गुण से अनुचुंबकीय गुण में संक्रमण का ताप कहलाता है संक्रमण ताप, क्रांतिक ताप, क्यूरी ताप या त्रिक ताप। विद्यार्थियों आपको याद होना चाहिए कि लोह चुंबकीय पदार्थ उससे अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर ताप चेंज करने से लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो अनुचुंबकीय तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। किस ताप पर, क्यूरी ताप पर वे अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों का सही समूह चिन्ह करना है। तो देखो मैंने तो ट्रिक here बना रखी, जिसमें लोहा आता है वो लोह चुंबकीय, पर समस्या है कि लोहा यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो लोहे के जैसे कौन है, तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, बाकी अन्य लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं। आगे बढ़ते हैं, किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ये रिपीट हो गया है, ताप में परिवर्तन के साथ नियत रहता है, आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। ऐसे कौन से पदार्थ है जिनको आसानी से चुंबकित या वे चुंबकित किया जा सकता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। अगला है विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के बनाए जाते हैं, या लोह चुंबकीय पदार्थ के बनाए जाते हैं, या सभी के बनाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक क्या है जानते हैं आप, कि भाई आपने जैसे एक वायर लिया और उस वायर के ऊपर मान लो कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी और आपने एक सेल या बैटरी लगा दिया, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये जो है किसकी तरह व्यवहार करता है, यह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति वाले पदार्थ को कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये 2024 एमपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं,
चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र विद्यार्थियों एक सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। यह प्रश्न 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। अब देखो कुछ चीजें आपको दिख रही है यहाँ पर, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, ये आपको याद होगी तो सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे इनसे रिलेटेड, और 2-3 ऑब्जेक्टिव पक्के से यही से बनाता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती, जिसके बारे में कई ऑब्जेक्टिव बीच में अपन ने लिए। अनुचुंबकीय जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम धनात्मक, और लोह चुंबकीय जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक धनात्मक होती। अगर इसकी जो माध्यम में चुंबकनशीलता देखें और वायु या निर्वात में चुंबकनशीलता देखें, तो माध्यम में चुंबकनशीलता वायु या निर्वात से कम होती है, यहाँ माध्यम में चुंबकनशीलता वायु या निर्वात से अधिक होती है। लोह चुंबकीय में चुंबकनशीलता वायु या निर्वात से बहुत अधिक। देखो लोह चुंबकीय में सब चीजें बहुत ज्यादा होती, आकर्षण बल लगता है तो बहुत ज्यादा मजबूत आकर्षण बल लगता है, जबकि प्रतिचुंबकीय में हल्का सा आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो वो वाली घटनाएं हैं। हाँ, अनुचुंबकीय में भी हल्का आकर्षण बल लगता है, लोह चुंबकीय में सब चीजें बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। लोह चुंबकीय की जो देखो आप अपेक्षित चुंबकनशीलता 1 से बहुत ज्यादा अधिक होती है, जबकि प्रतिचुंबकीय की चुंबकनशीलता 0 और 1, 0 से 1 के बीच में है, 0 से अधिक और 1 से कम। और यहां ये लगभग वही स्थिति इसमें भी है। ठीक है, अपेक्षित चुंबकनशीलता जो है दोनों तरफ है, 1 के आसपास है बिल्कुल, है ना, तो ये स्थिति है। अगला चीजें और देख लेते हैं। ये सब चीजें भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, जैसे कि चुंबकनशीलता। चुंबकनशीलता एक अदिश राशि है, इसका मात्रक विमित सूत्र तो ये बायो सावर्ट के नियम से हम याद निकाल सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों अगर मुझे म्यू नॉट चाहिए तो डीबी या आर स्क्वायर इसके अपॉन आइडियल, डीबी की जगह मैं टेस्ला लिख दूंगा, दूरी का मीटर, आर की जगह धारा का एम्पियर, और या लंबाई के लिए भी मीटर, और ये ऊपर गया तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये हो जाता है। और ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, भी हमने पढ़ी हुई है। अब चुंबकीय क्षेत्र हो, चुंबकीय प्रेरण हो या चुंबकीय फ्लक्स हो, तो आप इसके लिए भी विमित सूत्र देखो, F = IL sin थीटा से आप निकाला जा सकता है। तो B = AF अपॉन हो गया IL, F का हो गया MLT - 2I एम्पियर का है, और ये एक L कम हो गया, ऊपर गया MT इनवर्स 2A इनवर्स 1। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के लिए मात्रक हम प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला ले सकते हैं। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस होता है। चुंबकीय आघूर्ण, इसके बारे में अपन बीच में आ चुका है, तो मात्रक विमित सूत्र निकालना सिखा चुके हैं। चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो हो गया phi = BA cos थीटा। तो B हमारे पास अभी हाल निकाल लिया हमने, MT इनवर्स 2A इनवर्स 1, और क्षेत्रफल का L वर्ग, तो ये हो गया ML वर्ग T इनवर्स 2A इनवर्स 1। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक, वेबर = टेस्ला पर मीटर स्क्वायर भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप B का निकालना चाहेंगे तो इसका तो वेबर हो गया, है ना, इसका तो आप वेबर लिख सकते हैं, और ये टेस्ला आप चुंबकीय क्षेत्र का लिखते ही हैं, तो ये हो गया इसका टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब चुंबकन, इसका भी हम पहले पढ़ चुके हैं, सदिश राशि है। चुंबकन तीव्रता H, ये भी आपकी सदिश राशि जो बीच में आ गया था, चुंबकन तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य H बीच में आ गया, H और M। मैंने कहा था H और M का मात्रक और विमित सूत्र एक समान है, तो ये हो जाएगा। ये रिलेशन B बराबर म्यू नॉट H प्लस M, ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चुंबकीय प्रवृत्ति एक अदिश राशि है, M बराबर कई H होता है। अपेक्षित चुंबकीयशीलता म्यू आर अदिश राशि है, चुंबकनशीलता म्यू अदिश राशि, इनके मात्रक विमित सूत्र हो ही चुके हैं। ठीक है, जो ऊपर है वही यहाँ पर लिख देंगे। उस चूंकि चुंबक अपेक्षित चुंबकीयशीलता का तो मात्रक होगा ही नहीं, है ना, और B बराबर म्यू नॉट म्यू आर H, तो ये वाला तो रिपीट हो गया मात्रक। म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर, ये रिलेशन भी अपन ने ऑब्जेक्टिव में बनाया था। तो विद्यार्थी ये आपकी किताब के पीछे से ही उठाया है मैंने NCERT में। तो बच्चों
आप एक एक चीज को ध्यान से पढ़ें, आपके सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। जैसे एमपी बोर्ड की बात करूं तो एमपी बोर्ड में 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, सभी बोर्ड में आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, सब में ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आप इस तरह से गहराई से पढ़ेंगे तो आपका हर एक प्रश्न बनेगा और ऑब्जेक्टिव के पूरे पूरे अंक आएंगे। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।